नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि एसिडिटी में यूज़ होने वाली सबसे कॉमन दवाइयाँ जिनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी कहते हैं, जिनमें प्रोटोटाइप में लेंजाप्राज़ोल, ओमिप्राज़ोल, रेबिप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल आते हैं। क्या ये उतनी सेफ़ हैं जिस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं? क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि बहुत से लोग जिस तरीके से बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, बीकोसूल लेते हैं, वो डेली पेंटोप्राज़ोल वगैरह का यूज़ भी करते रहते हैं। और जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये भी लिख दो क्योंकि इससे मुझे एसिडिटी में बहुत आराम आता है। तो मैंने जब लिटरेचर सर्च किया तो कुछ ऐसी बातें पाई जिससे मुझे लगा कि ये सेफ़ नहीं है। और ये सेफ़ क्यों नहीं है, इसके लिए मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और नतीजा मैं आप पर छोड़ता हूँ। कि सबसे पहले तो ये कहाँ यूज़ होती हैं, या तो पेप्टिक अल्सर में, ड्यूडेनल अल्सर में, इसमें तो इनका देना ओके है। बट क्या ये GERD, गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में, जिसमें एसिड हमारे छाती में ऊपर चढ़ता है क्योंकि जो वेल्व फूड पाइप और स्टमक के बीच का है वो लूज़ हो जाता है, जिससे वो उम्र के तकाजे से जैसे लूज़ होता है हम ये यूज़ करते रहते, तो क्या ये यूज़ करनी चाहिए, ये मेरा विषय है। क्योंकि अगर आप GERD की पैथोफिजियोलॉजी समझो तो उम्र के तकाजे से जो वेल्व हमारे स्टमक और फूड पाइप के बीच में है, अगर ये लूज़ होता है तो ये एसिड ऊपर छाती को चढ़ने लगता है और ये फूड पाइप में बर्निंग पैदा करता है। तो उसमें जब से ये पेंटोप्राज़ोल वगैरह दवाइयाँ आई हैं, रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि एसिडिटी में इतना आराम आता है क्योंकि ये एसिड प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती हैं और जो यहाँ जलन होती है मरीज़ों को वो ख़त्म हो जाती है और ये यूज़ होती रहती हैं। और ये कमर्शियल ज़माना है क्योंकि इनकी सेल बढ़ रही है, कोई इस पर बात नहीं करता कि क्या ये सेफ़ हैं। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। सबसे पहले तो अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस पर जाएं, मतलब टाइम के साथ देखें, तो 1989 में सबसे पहले ओमिप्राज़ोल इंट्रोड्यूस हुआ था। कितने साल हो गए, 23 साल इस सेंचुरी के, और अबाउट 10 साल कितने हो गए, अबाउट 33 ईयर्स। और इसके इस्तेमाल करते हुए ये देखा गया है कि 1990s में जो हमारे यहाँ पर जो ईज़ोफेगस फूड पाइप का जो इन्फ्लामेशन था, जो बाद में बेरेस ईज़ोफेजाइटिस में बदलता है, उसका इंसिडेंस जो है वो 3 गुना 10 साल में बढ़ गया। जैसे जैसे ये यूज़ करते जा रहे हैं हम इन दवाइयों को, हमारे छाती में जलन में तो आराम आता है, लेकिन अगर हम एंडोस्कोपी करके देखें तो फूड पाइप के अंदर इन्फ्लामेशन जो है 3 गुना बढ़ गया। जो पहले 62% होता था एक स्टडी में, बाद में वो 10 साल या 8 साल के बाद देखा गया वो 169% तक हो गया या 159% तक हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना बढ़ गया। तो सबसे पहले बात तो आती है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए जो मुझे कारण लगता है कि हमने बेसिक पैथोलॉजी तो ठीक नहीं की, हमने जो फूड पाइप का लोअर ओपनिंग है वो लूज ही रहने दिया, लेकिन हमने एसिड प्रोडक्शन कम कर दिया। तो एसिड छाती में जाता तो रहा और इन्फ्लामेशन करता तो रहा, लेकिन जलन पैदा करनी उसने कम कर दी, जिस वजह से हमारे ईज़ोफेगस में, हमारे फूड पाइप में इन्फ्लामेशन के चांसेस रहते रहे और बेरेस ईज़ोफेजाइटिस, जो ईज़ोफेगस के इन्फ्लामेशन को कहते हैं, वो होता रहा। तो ट्रीटमेंट हमें करना क्या चाहिए था, हमें इस वेल्व को टाइट करना चाहिए था, बल्कि हुआ उल्टा ही। क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ओमिप्राज़ोल, लेंसप्राज़ोल, रेबिप्राज़ोल, ये क्या करती हैं, एसिड प्रोडक्शन कम कर देती हैं। और एसिड बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर की पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा खाना फूड पाइप से नीचे को जाता है और हमारे स्टमक के नीचे वाले हिस्से में जाता है तो एसिड प्रोड्यूस करता है कई केमिकल रिएक्शन, और एक होता है गैस्ट्रिन का रिलीज़। ये गैस्ट्रिन का रिलीज़ पाइलोरस से, जो स्टमक के नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ से होता है। गैस्ट्रिन का काम क्या होता है, काइम जो
खाना खाने के बाद जो हमारे फ्रेगमेंटेड फूड का पोर्शन है एसिड से मिला हो उसका ठीक बनाना, हमारे स्टमक की मोटिलिटी को ठीक रखना, और एक होता है हमारे गैस्ट्रो ईजोफेजियल जंक्शन को टाइट करना। अगर गैस्ट्रिन ठीक नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो जंक्शन टाइट नहीं होगा, उससे क्या होगा, ये और लूज होता जाएगा। ऑलरेडी लूज गैस्ट्रो ईजोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको मैं आप LES बुलाऊंगा कन्वीनियंस के लिए, वो और लूज हो जाएगा। उसके लूज होने से और एसिड ऊपर जाएगा। आराम तो आएगा क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन कम हो गई है, उसकी pH जो है उतना कम नहीं रहा, जो नॉर्मल 0.8 to 2.5 होता है उतना नहीं रहा, मे बी वो 6 हो गया, 5 हो गया, लेकिन बेसिक डिफेक्ट ठीक नहीं हुआ और इरिटेशन क्रॉनिक चलती रही, इसलिए बैरेट्स ईज़ोफेगस हो गया। और यही कारण है कि बैरेट्स ईज़ोफेगस में कैंसर ईज़ोफेगस का कई गुना होता है, और एडिनोकार्सिनोमा ईज़ोफेगस का एक बहुत गंदा कैंसर होता है, जिसमें अच्छे से अच्छा प्रोग्नोसिस 100 में से 20 ही मरीज़ हैं जो अगले 5 साल तक चल पाते हैं। तो क्या ओमिप्राज़ोल, पेंटाज़ोल जैसी दवाइयाँ देना उचित है हमारे को अपने मरीज़ों में जिनको GERD के सिम्टम आ रहे हैं, या हमारे को कंसंट्रेट करना है इस वाल्व के ऊपर, LES वाल्व के ऊपर, उसको सिकोड़ना है, बंद कराना है, किसी तरीके से उसको कंस्ट्रिक्ट कराना है, रादर देन पेशेंट के लक्षण ही दूर करने हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर दुनिया भर में डिबेट नहीं होती, और उसकी वजह ये हो सकती है कि बिजनेस ऑफ PPIs, ओमिप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल का बहुत बड़ा है। दुनिया भर में यूज़ होने वाली दवाइयों में पेंटाप्राज़ोल के ग्रुप की दवाइयाँ पहले 3 में आती रही हैं, यानी कि अगर हम बाय सेल देखा जाए, कीमत से नहीं देखें, तो दुनिया भर में ड्रग ग्रुप में ये पहले 3 में आती हैं, और इसके ऊपर बोलेगा कौन। तो इसलिए अगर आप एक जागरूक सिटीज़न हैं और आप ये दवा बिना मतलब के कि मुझे गैस में आराम आता है लेते रहते हैं, तो हो सकता है आप बैरेट्स ईज़ोफेगस को, जो बाद में कैंसर बन सकता है, उसका निमंत्रण दे रहे हों। और अगर आप ये दवाइयाँ अवॉइड कर पाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा कि ये हमारे हाजमे को ओमिप्राज़ोल वगैरह दवाइयाँ कैसे नुकसान करती हैं। ये तो मैं बना ही चुका हूँ कि ये हमारे वज़न को कैसे बढ़ाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरीके के अपडेट आपको अच्छे लगते हैं, सीखने को कुछ देते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि आप सोचें और आगे कुछ इस तरीके के वीडियो देखना चाहें, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक माइंडेड अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में शेयर कर लेना। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस तरीके के अपडेट लाकर मैं आपको देता रहूँगा। सो मच, थैंक यू सो मच।